Good morning, all my dear students. Our next lecture is on the topic operation of a transmission line under heavy loading condition. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3 times GTU में अभी तक पूछा जा चुका है. दैट इज़ ऑन May 2012, December 2015 एंड October 2016. तो इसमें हमें ट्रांसमिशन लाइन का ऑपरेशन एक्सप्लेन करना है और कंडीशन कैसे दी गई है, हैवी लोडिंग कंडीशन. सो इसमें हम मैथमेटिकल इक्वेशन वोल्टेज और करंट का फाइंड करेंगे ट्रांसमिशन लाइन पे किसी भी पॉइंट पे एक्स पे. ओके, कहाँ से? सेंडिंग एंड. इट इज़ फ्रॉम द ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम सेंडिंग एंड. ओके, दैट इज सपोज इफ इट इज मेंशन टू बी वी एक्स. So what is Vx is equal to? It is V cos beta L minus x that we have done in earlier equations plus j z0 IR sin beta L minus x. Okay, this is the length minus the point. Up to the point we are finding the operation. Similarly for Ix the value will be IR cos beta L minus x plus j V upon z0 sin beta L minus x. This equation I have explained to you in my previous lecture. Now पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू P माइनस जे क्यू. जब हम ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे और अगर हम x की वैल्यू को 0 कंसिडर करते हैं तो सेंडिंग एंड वोल्टेज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इट इज़ E इज इक्वल टू V cos थीटा प्लस J Z0 साइन थीटा P माइनस जे क्यू अपॉन V. अब अगर हमें पता है कि बीटा L माइनस एक्स की जो वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू 0, तो हमारी IR की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज़ कंसिडर टू बी 1. अब इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें V की इक्वेशन क्या मिलती है? दैट मीन्स द वोल्टेज विच यू आर रिसीविंग एट द रिसीविंग एंड. ओके, सो दैट बिकम्स V इज इक्वल टू E प्लस एंड माइनस अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर माइनस J2 Z0 साइन 2 थीटा P माइनस जे क्यू 2 cos थीटा. अब इस इक्वेशन में से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं रिसीविंग एंड वोल्टेज कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. So receiving end voltage always depends on load factor, it depends on power factor, it depends on the transmission line length. Okay, ये 3 चीज़ें हैं जिस पे ये डिपेंड करता है. तो सबसे पहले अगर हम सिमुलेशन लेते हैं 350 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का, तो क्या होगा? आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में? रिसीविंग एंड वोल्टेज के बीच में एंड एक्टिव पावर के बीच में, अलग अलग रेंजेस पे, जहाँ पे आप पावर फैक्टर की वैल्यूज़ भी शो कर सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ यू विल फाइंड. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम. इसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ पावर फ्लो है सिस्टम में, ओके, वो अलग अलग 2 पॉसिबल सोल्यूशंस में आप फाइंड कर रहे हैं रिसीविंग एंड सोल्यूशंस पे, वोल्टेज पे. तो जो आपका पावर सिस्टम है, जो अगर नॉर्मल है या हेल्दी ऑपरेशन है, उसमें आपको कैसे ऑपरेट करना पड़ेगा? यू विल हैव टू ऑपरेट इट फॉर हायर रूट्स. ओके, आप रिसीविंग एंड वोल्टेज पे उसे हायर रूट्स पे फाइंड करेंगे. और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोअर रेंज वोल्टेज वैल्यू पे है तो आप क्या फाइंड करेंगे? देयर विल बी अनडिजायरेबल स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग. तो उस ऐसे कंडीशन पे there are certain amount of current which is flowing through it, but it is undesirable, it is not required in the system. और ये कहाँ से फ्लो होता है? it is flowing from the sending end. okay, now सिमिलरली अगर इस तरीके के स्मॉल करंट्स फ्लो हो रहे हैं तो आपको भी पता है कि ये सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है. सो इफ़ दिस इज़ नॉट गुड फॉर द सिस्टम, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिसीविंग एंड पे वी नीड टू कीप द रिसीविंग एंड वोल्टेज नियर अबाउट द रेटेड वोल्टेज वैल्यू, क्योंकि रिसीविंग एंड पे हमें पता है कि लोड भी प्रेजेंट है. तो हमें ऐसा वोल्टेज उसमें वी हैव टू सेट इन सच अ वे दैट इट इज़ इक्वल टू द रेटेड वोल्टेज. ओके, या हम बोल सकते हैं कि नियर फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल हमें चाहिए या यूनिटी पावर फैक्टर हमें चाहिए. ओके, तो ये जो क्रिटिकल वोल्टेज वैल्यू है सिस्टम का, ये ऑपरेट नहीं करती है नॉर्मल कंडीशन पे. ओके, तो पावर फैक्टर हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट विल प्रोवाइड एज द कंट्रोल ओवर रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड ऑल्सो द कंट्रोल ओवर क्रिटिकल रिसीविंग वोल्टेज. ओके, सो ये जो लोड है जिसमें हमारा लैगिंग पावर फैक्टर है वो क्या रिड्यूस कर देगा? ये रिड्यूस करेगा हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज का, एंड इसके वजह से आपका पावर इंक्रीज हो रहा है और जो आपका पावर फ्लो है, द क्रिटिकल रिसीविंग एंड वोल्टेज है, वो भी कम हो जाएगा.
ठीक है। सो जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है, इट इज़ लीडिंग दैन इट्स इफेक्ट इज रिवर्सल इन द सिस्टम। अगर पावर फैक्टर वैल्यू आपका लोड का लीड कर रहा है तो वो क्या जनरेट करेगा, रिएक्टिव पावर जनरेट करेगा सिस्टम में, ओके, जो आपकी लाइन वोल्टेज को इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन लेंथ ऑन रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड क्रिटिकल receiving and voltage का दिखा रहा है। See, you can see here it is the unity power factor where you have the natural load, and here you can see it is next to 0.97 power factor lagging the figure which is shown here, okay. Now इस तरीके की जो वैल्यूज़ हैं जिसमें हम सिमुलेशन कर रहे थे अनकम्पनसेटेड लाइंस के बीच में, ओके, अगर आप कंसिडर कर रहे हैं एक को 150 किलोमीटर एंड दूसरे को 350 किलोमीटर के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑपरेट कर रहे हैं नॉर्मल रेंज में या यूनिटी पावर फैक्टर के रेंज में, ओके। लेकिन अगर ऑपरेशन आपका रेडियल लाइन में पॉसिबल नहीं है तो आपको कुछ कॉमन वैल्यूज़ पावर फैक्टर के लेने होंगे एंड इसके वजह से आपके क्रिटिकल वोल्टेज की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी। अगर ऐसी कोई वैल्यू है, ओके, रिसीविंग एंड वोल्टेज में दैट आर सेम देन आफ्टर द नेचुरल लोडिंग, तो आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज में बहुत ही सेंसिटिव वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी एंड इसके वजह से आपके पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है रिसीविंग एंड वोल्टेज इक्वेशन में वो वैल्यूज़ हमेशा कम होंगे, ओके। सो वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि हमने उसमें एक टर्म सुना था व्हाट इज़ वोल्टेज रेगुलेशन, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। वी नो दैट वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वोल्टेज ड्रॉप, लाइन में किसी तरीके का वोल्टेज ड्रॉप आया तो आपको उस ड्रॉप को वापस एक्चुअल वोल्टेज तक पहुंचाना है। अब वो कैसे पॉसिबल होगा, ओके, तो वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन ड्यू टू द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन व्हेन द करंट फ्लोज इन द ट्रांसमिशन लाइन, ओके। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, आपका जो रिसीविंग एंड या वोल्टेज है वो यूजुअली आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम होता है। तो जो ड्रॉप है टोटल दैट इज E माइनस वी है, ओके, उसको हम परसेंटेज फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं जिसको हम परसेंटेज रेगुलेशन बोलते हैं, दैट इज E माइनस वी अपॉन V इंटू 100। सो व्हाट इज E? E इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड V इज द रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि द चेंज इन रिसीविंग एंड वोल्टेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट ऑफ फुल लोड वोल्टेज from no load to full load, so keeping the sending end voltage and frequency constant, okay। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं E है and V है, ठीक है। so the current which is flowing is I, but at the sending end the value becomes IL, that is the current of the load. Now the difference between the two voltages, that is E minus V upon V into 100, that will give you the total voltage that has to be compensated, okay। Now suppose you see this diagram, you see this phasor diagram, तो इस phasor diagram में आपको क्या दिख रहा है, जो हमारा delta V है, the total delta V that you are finding is nothing but it is the difference between sending end voltage and receiving end voltage V. तो V can be represented as IZ. Now what is Z here? It is R plus JX. But what is I? I is the load current which is given by P minus JQ upon V. अब इन वैल्यूज़ को जब आप सब्सटीट्यूट कर देंगे Z एंड I में, तो आपको वैल्यू मिलेगा डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू Z, ओके। सो दिस I इंटू Z वैल्यू व्हेन यू विल पुट हियर, I का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया था, R प्लस JX, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? इट इज P माइनस JQ अपॉन V। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट टू इक्वेशंस, दैट इज डेल्टा V डैश प्लस J डेल्टा V डैश डैश। तो इसमें आपको वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा जो डिपेंड करता है रियल एज वेल एज रिएक्टिव पावर में, ओके, जिसमें आप लाइन पैरामीटर्स को भी कांस्टेंट काउंट करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन अ अनकम्पनसेटेड लाइन। जो आपका रिएक्टिव पावर रिलेशन है अनकम्पनसेटेड लाइन में, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने फाइंड किया था, दैट इज E साइन डेल्टा इज इक्वल टू Z0P अपॉन V साइन थीटा। तो अगर मुझे P की वैल्यू चाहिए तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जस्ट द रिवर्स, दैट इज EV साइन डेल्टा अपॉन Z0 साइन थीटा। अब Z0 क्या है, इट इज अंडर रूट ऑफ L अपॉन C विच वी हैव फाउंड ऑलरेडी, एंड थीटा की वैल्यू क्या है, बीटा L, बीटा इज ओमेगा इंटू L, ओके। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
L, again it is LC. Okay, so beta is equal to omega LC is equal to omega upon V. So when you are getting all these equations, okay, you will substitute it in the actual equation. You will get P is equal to EV upon XL sin theta. So 2 pi upon V upon F, okay, voltage upon frequency. You will get the equation for beta L which comes out to be 50 Hz. अगर आपका टर्मिनल वोल्टेज आप कांस्टेंट रखते हैं तो आपका पावर ट्रांसमिटेड किस पे डिपेंड करता है, पावर एंगल पे. सो P इज इक्वल टू V0 स्क्वायर अपॉन Z0. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग इक्वेशन, ओके, जो हमने किया था. सो इस फिगर में आप अगर P फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा तो आपको पता चलेगा कि पावर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं 90 डिग्रीज पे, और इसकी वैल्यू अगर डेल्टा से ऊपर होगी तो आपकी सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो अफेक्ट होगी. ओके, नाउ इसमें जो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड है दैट इज RX I sin थीटा, इसमें P मैक्स मैक्सिमम पावर क्या है, EV अपॉन Z0 sin थीटा. वी नो दैट E शुड बी इक्वल टू V. दिस वी हैव स्टडीड इन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. तो P मैक्स क्या हो जाएगा आपका V स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इसमें E की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे V से. सो इट विल बी V स्क्वायर अपॉन Z0 साइन थीटा. देयरफॉर आपका P मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, PX अपॉन साइन थीटा. तो इस इक्वेशन से हम ये फाइंड कर सकते हैं दैट विद द इंक्रीज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन लेंथ थीटा विद इंक्रीज एंड हेंस द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट डिक्रीजेस. इससे आपकी स्टेडी स्टेट लिमिट भी डिक्रीज हो जाती है. Now the next topic is line loadability. What do you understand by line loadability? कोई भी सिस्टम में जब हम शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी इंडिकेट करते हैं किसी भी पावर नेटवर्क का, हमें इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस इक्विवेलेंट इम्पिडेंस का इन्वर्स लेना होता है. ओके, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो इम्पिडेंस है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सीरीज रिएक्टेंस पे ट्रांसमिशन लाइन का एज वेल एज रिएक्टेंस वैल्यू पे. तो एक हमने यहाँ पे एक सिंपल पावर सिस्टम लिया है जो कि इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क है. इसमें लाइन लोडेबिलिटी जो है इन पर यूनिट क्वांटिटीज़ हम डिवाइड कर सकते हैं सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग पे. सो वो हम डिफाइन करते हैं S0 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z0. नाउ व्हाट इज दिस Z0? दिस इज द सर्ज इम्पिडेंस. ओके, नाउ दिस वैल्यू वी विल पुट हियर. यू विल गेट ZC इज इक्वल टू ZP upon YP. Okay, so what is ZC here? It is the characteristic impedance. What is the gamma? It is the propagation constant, and alpha is nothing but J into beta. When you will put all these values in the receiving end power, that is SR is equal to PR plus JQR, you will get the value as I is equal to E minus V upon Z, which is equal to Y upon 2 into V. Now you will put these in SR upon SIL is equal to VI asterisk upon 1 upon Z0. You will get the equation to be Z0 2E minus 2V minus 2YZ upon 2Z into V. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो you will get the value that is the series reactance resistance R of extra high voltage line जो बहुत ही छोटा है एंड इसकी रिएक्टेंस वैल्यू है X. तो ये जो अल्फ़ा है ये बहुत छोटा है एंड गामा जो है वो एक फेज कांस्टेंट है. तो इक्वेशन को आप फर्दर रिजॉल्व कर सकते हैं और आपको मिलेगा SR अपॉन SIL इज इक्वल टू JE अपॉन V माइनस कॉस बीटा L अपॉन साइन बीटा L इंटू V स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन दैट यू आर गेटिंग, जिसमें आपका बीटा है वो है ओमेगा अपॉन V. नाउ व्हाट इज दिस ओमेगा? इट इज़ नथिंग बट 2 पाई f. तो इसीलिए हम लाइन लोडेबिलिटी को क्या बोलते हैं, एक मैग्नीट्यूड है वो रिसीविंग एंड पावर का जब आपकी लाइन ऑपरेटिंग कंडीशन में प्रेजेंट है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइन लोडेबिलिटी. सो विद दिस आवर टुडेज लेक्चर ऑन ऑपरेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एट हेवी लोड कंडीशन एंड्स हियर. विद दिस आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली आंसर in Google Classroom. Thank you so much.